तो मैंने ये कोशिश करी है कि मैं सबसे कम काउंट ऑफ क्वेश्चंस लूं, लेकिन फिर भी उसमें सब कुछ कवर हो। बच्चों को ये नहीं पता होता, जिसने 70 सीखा है उसको ये नहीं पता कि मुझे कौन सी 30 चीजें नहीं आती है। डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करते हैं ना, मतलब डायग्नोस करते हैं, देखते हैं बीमारी है, फिर उसकी एंटीबायोटिक इलाज देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे सर सुनने में इतनी सुंदर ये स्टोरी लग रही थी। तो बेटर है कि आप पहले जेईई मेन को टारगेट कर लो और उसके बाद फिर आपको एक बार जब लगता है कि अब चीजें मेरे काबू में है, तब फिर अपन जेईई एडवांस की बात करते हैं। जिन्होंने सिंसियरली क्लासेस अटेंड करी है उनको जेईई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, उनका अपने आप जेईई मेन पेट्रोल। इस बार हमने एकलव्य प्रोग्राम के 4 फेजेस रखे हैं। तो थोड़ा सर आप एक बार बताएंगे बच्चों को और कि ये इन फेजेस की क्या क्या फिलॉसफी है और कैसे कैसे ये गोल पोस्ट धीरे धीरे डिफरेंट फेजेस के अंदर हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में बच्चों को अपनी पढ़ाई को पूरा कंसोलिडेट करना होता है। अब हमें इन 3 महीनों के अंदर ये इंश्योर करना है कि हमें एक टाइम पे बहुत सारे चैप्टर याद रहने लगे। जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं जब आपको ये डिसाइड करना है कि आज पन्ना बदलना है या किताब बदलनी है, तो ये किताब बदलने वाली सिचुएशन है। हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बल्ले बल्ले, जय माता दी। तो आज बच्चों बड़ा ही अच्छा दिन है, बिकॉज आज हमारे बीच वो आए हैं जिन्होंने कई सालों से आप जैसे आम बच्चे, मैंगो बच्चों को इसी टाइम पे उनका हाथ थामा और उनको उनके ड्रीम कॉलेजेस, आईआईटीज के अंदर, उनकी ड्रीम ब्रांचेस तक ले जाने के अंदर, उनके सफर के अंदर पूरा उनका साथ दिया। ये कैसे आम बच्चे, एक एवरेज से बच्चे जो किसी समय पे एनआईटीज को भी टारगेट करने से डर रहे थे, आज बड़े बड़े आईआईटीज के अंदर, टॉप ब्रांचेस के अंदर परचम लहरा रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ और इसके जो साक्षात्कार हैं, कैसे उन्होंने इस चीज को अचीव किया, हमारे एकलव्य प्रोग्राम के जो ब्रेन बिहाइंड दैट कंप्लीट बैच एंड प्रोग्राम, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर आज हमारे सामने बीच आए हैं और आपके साथ डिटेल्स के ऊपर पूरी ये बात वार्तालाप की जाएगी कि कैसे आप लोगों को ये बैच आगे इस जर्नी के अंदर हेल्प कर सकता है। तो विकास अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। Thank And you, sir. we are very lucky to have you. And students were desperately waiting and wanting. बहुत वीडियोस के नीचे ये लगातार कमेंट्स भेज रहे थे कि विकास अग्रवाल सर एकलव्य बैच कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। और जहां तक सर मुझे याद है, हमारी प्लानिंग थी कि थोड़ा टाइम अभी रुक के लॉन्च करेंगे, लेकिन बच्चों का इतना समय से ये पुश आ रहा था लगातार कमेंट्स के बीच में, तो वी फाइनली रिक्वेस्टेड विकास अग्रवाल सर कि सर अब आ जाओ, बच्चे आपकी वेट कर रहे हैं। Thank you, sir. Thank you for having me here, and very fortunate to interact with the audience of your channel. So, thank you for having me here. राइट सर जी। तो सर इसमें ना एक कुछ सवाल हैं जो बच्चों के बहुत सारे लगातार मैं देखता हूँ वीडियोस के नीचे, कमेंट्स के नीचे आते रहते हैं। तो कुछ कुछ सवालों के थ्रू मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चों का पूरा जो ये जर्नी रहता है। तो सर सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे बच्चे इस वक्त पूछते हैं कि अभी उनका कोचिंग चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं बच्चे एसोसिएटेड है, यूट्यूब पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक आइडियल जर्नी क्या होनी चाहिए कि इस टाइम पे एक जो बच्चा आगे जाके आईआईटीएन बनेगा और एक बच्चा जो नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर चल रहा है, उसमें आइडियल जर्नी सर क्या होनी चाहिए? सर अभी जहां तक मैं समझता हूँ, जितने भी 12th ग्रेडर्स होंगे उनका अभी सिलेबस तो रनिंग होगा, ठीक है। राइट। तो आइडियली उनका सिलेबस जो है सितंबर एंड तक फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ जो है, इन 3 मंथ के अंदर पूरा ग्रेड 11 और पूरा ग्रेड 12 का बच्चों का रिवीजन होना ही चाहिए, करेक्ट सर जी। ठीक है। और ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में बच्चों को अपनी पढ़ाई को पूरा कंसोलिडेट करना होता है। मतलब कि होता ये है कि जब वो हम सब टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, जब सिलेबस रनिंग होता है, तो उस समय हम एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं एट अ टाइम, ठीक है। अब हमें ना उस माइंडसेट से निकलना होता है, मतलब कि उस पीरियड में हमें एक चैप्टर ही मोस्टली याद रहता है जो करंट ऑनगोइंग चैप्टर होता है। अब हमें इन 3 महीनों के अंदर ये इंश्योर करना है कि हमें एक टाइम पे बहुत सारे चैप्टर याद रहने लगे। तो वो तभी होगा जब हमारा रिवीजन होगा, और थोड़ा रिगरस रिवीजन होना चाहिए। ये वो पीरियड होता है जिसमें बच्चे को सब्जेक्ट की डेप्थ एक्सप्लोर करनी चाहिए। मतलब जितने भी जेईई एडवांस एस्पिरेंट है, उनको यहाँ पे सब्जेक्ट की डेप्थ एक्सप्लोर करनी चाहिए। इनफैक्ट मेंस एस्पिरेंट को भी करनी चाहिए, क्योंकि जो स्पीड बनती है मेंस के एग्जाम में, जो कि बहुत एसेंशियल होती है, वो तभी बनती है जब सब्जेक्ट में आपकी डेप्थ हो। वो फास्ट कैलकुलेशन या तेज लिखने से नहीं बनती है, ठीक है। जब आपके सोच सही है, आप सही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को अटैक कर सकते हो, तभी आपकी स्पीड जनरेट होती है। तो ये वाला जो पीरियड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ये रिगरस रिवीजन का होना चाहिए। जनवरी पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज को डेडिकेटेड होना चाहिए। मतलब कि आपने नॉलेज बढ़ा ली अपनी, अब आपको उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो स्किल है वो सीखना है। आपको ये सीखना है कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट का सीक्वेंस बेस्ट होता है। मतलब मुझे पीसीएम से करना चाहिए या एमसीपी करना चाहिए या कोई और करना चाहिए, ठीक है। तो अपनी जो स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी होती है बच्चों को,
उसके लिए जनवरी का पूरा महीना बच्चों को खूब सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखना चाहिए जो कि जेईई मेन पैटर्न के हो, और कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म के अंदर ही जेईई मेन के अंदर वो परसेंटाइल आ जाए जिस परसेंटाइल के बेसिस पर बच्चा अपने अप्रैल अटेम्प्ट को रिडंडेंट बना सके। मतलब कि उसका ये हो कि अप्रैल अटेम्प्ट दिया तो दिया, नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, इनफैक्ट वो पूरे 300 की गैम्बल कर सके कि अगर मैं क्वेश्चन मतलब एक आध क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो चलो मैं तुक्का मार के आ जाऊंगा, हो सका तो लग जाएगा, मेरे पूरे 300 में से 300 नंबर आ जाएंगे। तो या मतलब वो वाला पीरियड वैसा होना चाहिए कि हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम जाके एग्जाम दे के आ जाएंगे अप्रैल वाला। जेईई मेन में हमें ऐसी परसेंटाइल लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम फरवरी ऑनवर्ड्स पूरी तरह से एडवांस के ऊपर अपनी डेडिकेशन को शिफ्ट कर सके। तो जनरली जो बच्चे इस बात को एग्जीक्यूट कर पाते हैं वो आईआईटी पहुंच ही जाते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इस पूरी जर्नी को तय करने के बाद ये कह देते हैं कि सर मेरा नहीं हो पाया। वो जनरली फिर ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑप्ट किया होता है कि मैं आईआईटी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं और बेटर ब्रांच मिल जा रही है, तो लेकिन उनके लिए सीट तो कंफर्म हो ही जाती है कम से कम। ऑसम सर, ऑसम। आपने बहुत अच्छे से ये जो जर्नी पूरी बताई है, और मतलब सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं। और मुझे आपका सर वो एक इस बार जब हम बहुत सारे बच्चे जो एकलव्य प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्ट भी हुए थे, और इस बार हम जब मिलिट्री फंक्शन कर रहे थे, तो मुझे आज भी वो एकदम वर्ड याद आ गया आपकी ये पूरी जर्नी सुन के, कि आपने जब बोला ना कि मैक्सिमम बच्चे पहुंच ही जाते हैं आईआईटी, तो यू सेड दैट वन स्टेटमेंट कि आई डोंट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, वी नो दैट द गुड रिजल्ट्स आर कमिंग, वी नो, मतलब कि ये आएगा, मतलब हमें पता है वो जर्नी ही ऐसी है कि उससे आ ही जाएगा, उससे कभी स्किप होगा ही नहीं। तो ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर इसमें सर जैसे आपने जर्नी बताई, तो थोड़ा इसके अंदर सर मैं जानना चाहूंगा सर, मतलब वाई एकलव्य स्पेशल, मतलब जो बच्चे एकलव्य के साथ जुड़ जाते हैं जर्नी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपने आईआईटीज के पाथ तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पोटेंशियल होने के बावजूद भी डीरेल हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, व्हाटएवर बी द रीजंस, वो नहीं जा पाते। तो व्हाई, व्हाट इज द कोर थिंग व्हिच मेक्स एकलव्य सो स्पेशल सर? सर एकलव्य का जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम ये मोल्ड होते होते ये कहते हैं उसे मतलब कि ना अडेप्ट हो होकर यहाँ तक पहुंचा है। मतलब कि जैसे चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये सर्वाइव करके फिटनेस के उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब ये एकदम परफेक्ट है। मतलब ये हमने जैसे 2019 में ऑनलाइन फॉर्मेट में सबसे पहले चालू किया था, उसके पहले जो हमारे फाउंडर्स हैं आनंद प्रकाश सर, वो इसको ऑफलाइन फॉर्मेट में भी करते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ 6 साल पुराना ही है, ये इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। ठीक है, वो पहले ऑफलाइन फॉर्मेट में अपने उनके लक्ष्य इंस्टीट्यूट पे होता था, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। तो ये ना रिफाइन हो के यहाँ तक पहुंचा है। तो उसको अब बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने खुद एज ए स्टूडेंट ये जर्नी तय करी है, जिन्होंने एज ए टीचर इस जर्नी को काफी देखा है, बहुत सारे बच्चों की जर्नी को देखा है। ठीक है, और उनको अब ये आइडिया है कि अलग अलग टाइम पे बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली चीज तो ये है कि इसको बनाने वाले जो ब्रेन्स हैं वो है जिनको बच्चों की नीड्स पता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसके कंटेंट को बनाने के लिए वेदांतु के जो सबसे हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स थे, उन लोगों ने अपने बहुत सारे मैन आवर्स डाले हैं। मतलब कि जैसे इस कंटेंट का एक एक क्वेश्चन उन लोगों ने क्यूरेट किया है कि जैसे मुझे अगर एलएलएम बच्चों को प्रैक्टिस करानी है तो मैंने ये कोशिश करी है कि मैं सबसे कम काउंट ऑफ क्वेश्चंस लूं लेकिन फिर भी उसमें सब कुछ कवर हो जाए। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 कॉन्सेप्ट होने चाहिए और दूसरे क्वेश्चन में वो 2-3 कॉन्सेप्ट रिपीट ना हो। ठीक है, ताकि कम से कम समय के अंदर बच्चे को सारा का सारा एक्सपोजर मिले। अब इनमें से अगर कोई क्वेश्चन में बच्चा अटक गया तो उसको पता लग जाता है कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है। उसके लिए फिर हमने एक दूसरी चीज क्रिएट करी है जिसको सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट कहते हैं, जो कि माइक्रो लेवल पर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हुए असाइनमेंट्स हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये बच्चे को अपनी वीकनेस डिस्कवर करने का मौका देती है। हमारा जो प्राइमरी कंटेंट है रैंक एक्सेलरेटर मॉड्यूल, बच्चा उसको सॉल्व करता है तो उसको पता लग जाता है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मुझे आता ही नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाया गया था लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर फिर उसको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट होते हैं। तो इन दोनों चीजों को जब बच्चे कंज्यूम करते हैं तो उनकी दो चीजें एक बड़ी आसानी से होती है। एक होता है कि डिस्कवरी ऑफ दी वीकनेस, कि हमें क्या नहीं आता। ठीक है, और फिर उसकी एलिमिनेशन, कि अब वो वीकनेस मैंने एलिमिनेट भी कर दी है कि नहीं कर दी है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अगर हम मतलब जैसे मैं अभी अपने बैच में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सपोज, तो मैं अगर उन्हें 100 चीजें सिखाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा पूरी की पूरी 100 चीजें सीखता है। कोई 70 सीखता है, कोई 80 सीखता है, कोई 90 सीखता है। ठीक है, अब चक्कर ये होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता, जिसने 70 सीखा है उसको ये नहीं पता कि मुझे कौन सी 30 चीजें नहीं आती है। अगर ये पता हो तो हम सीधा उस पर फोकस कर ले। लेकिन जब मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ और मैंने उसके अंदर कुछ चीजें डिलीवर करी है, बच्चे बीच बीच में से चीजें मिस कर देते हैं, अनइंटेंशनली मिस हो जाती है, वो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये पहले तो पता लगाना होता होगा कि भाई वो कौन सी चीज है जो बच्चे ने मिस करी है।
क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता, टीचर को भी नहीं पता, वो बस हो गई है, वो पढ़ाई के दौरान वो नहीं, बच्चे के दिमाग में नहीं आई, हमने एम्फेसाइज करी होगी लेकिन बच्चे ने मान लो नहीं कर पाया, कई बार टीचर भी एम्फेसाइज नहीं कर पाते, मतलब हर पॉइंट को तो फोकस नहीं कर पाते। तो ये डिस्कवर करना जरूरी होता है कि इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता और इसको ये नहीं आता। तो ये कंटेंट पहले डिस्कवर करता है और फिर उसको सॉल्व करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट्स को करते हैं तो एलिमिनेट होता है। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक मेथड है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी एकेडमिक वीकनेस पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है। नाउ द ओनली एस्पेक्ट इज कि आप टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म करते हो, मतलब कि आपकी डिसीजन कैसी है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप घबरा तो नहीं जाते, पेपर अनएक्सपेक्टेड आने पे आप रिएक्ट कैसे करते हो, तो बाकी सब उसके ऊपर आता है, वो हम अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर सिखाते हैं। तो सिस्टमैटिक चीज है, एक्सपीरियंस लोगों ने बनाई हुई है, दे हैव सीन कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, हमारे बच्चों ने भी पास में गलतियां करी है, उसी से सीख के हमने इवॉल्व किया है इसको। तो ये एक इवॉल्व प्रोग्राम है जिसकी वजह से हमको इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सो ग्रेट सर, सो ग्रेट। आप बिल्कुल सर ऐसे बता रहे थे जैसे डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करते हैं ना, मतलब डायग्नोस करते हैं, देखते हैं बीमारी है, फिर उसकी एंटीबायोटिक इलाज देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे सर सुनने में इतनी सुंदर ये स्टोरी लग रही थी कि यहाँ पे एकेडमिक डायग्नोसिस होता है पहले बैच में, उसके बाद वो वीकनेसेस ढूंढी जाती है, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर अकॉर्डिंगली वो कंटेंट बच्चों को पुश किया जाता है जिससे इनकी वो वीकनेसेस एलिमिनेट हो और वो थोड़े और हेल्दी माइंड के साथ आगे बढ़ पाए। सो ब्यूटीफुल सर। और आई गेस यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एकलव्य का इतना हाइप है और हर बच्चा चाहता है कि इस प्रोग्राम के साथ वो जुड़े। सर इसमें एक ना और जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने खैर उस सवाल का जवाब दे दिया कि रिजल्ट कैसे बनता है, मतलब बैच के अंदर एकलव्य बैच से काफी हद तक आपने उसको अलाइन कर दिया है कि ये है ही ऐसा ट्रीटमेंट डायग्नोसिस और उसके बाद वो कि वो वीकनेसेस बचती नहीं है, तो उम्मीद नहीं रहती रिजल्ट अच्छा आएगा, हमें पता है कि अब ये बच्चा तैयार है लड़ने के लिए, रिजल्ट ले आएगा। लेकिन सर इस जर्नी में एक सवाल जो बहुत सारे बच्चों को आता है, और इस चैनल में बहुत सारे बच्चे सर हमारे ऐसे ही हैं कि कई बार मैंने देखा है सर बच्चे ना खुद को अंडर एस्टिमेट ज्यादा कर लेते हैं। ये मैंगो बच्चे जो होते हैं ना सर दुनिया में, इनकी ना थोड़ी ये कैपेबिलिटी कह लो या क्वालिटी कह लो, इन्हें लगता है सामने वाला ज्यादा ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। तो सर ये इन मैंगो बच्चों के लिए कि ऐसे आपको मिले इन बैचेस के अंदर की जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो और इवेंचुअली वो इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत अच्छा कर पाए आगे चल के। बिल्कुल सर, मुझे इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, मतलब कोई, तो ये जो बच्चे हैं ये कॉमन ब्रीड है, मतलब बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसे आप कह रहे थे कि रिजल्ट कैसे आता है, तो मैंने आपको उसका भी एक पार्ट बताया था, एकेडमिक पार्ट बताया था मैंने। ठीक है, रिजल्ट लाने के लिए जो दूसरी चीज चाहिए होती है, या मतलब बच्चों में जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो होती है जज्बा। मतलब कि केवल इस कोर्स को अगर एक बच्चा ज्वाइन कर लेगा तो वो आईआईटी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ बच्चे को पहले से, या किसी भी जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको अपने आप से ये वादा करना होगा कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, ठीक है, या करूंगी। इस प्रॉमिस के बिना अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, जो ये सोच के ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो ज्वाइन करते हैं, शायद चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है, या ज्वाइन करने पे हमारी मेहनत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस बैच में ना तो कम मेहनत होती है, ना चीजें आसान होती है। ठीक है, इस बैच में आपको रास्ता दिखा दिया जाता है कि आप कैसे उस कठिन रास्ते पे चल सकते हो, और आपको सपोर्ट दे दिया जाता है चलने के लिए, लेकिन चलने का काम आप ही का होता है। मतलब बच्चे को ही वो सफर तय करना है, उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, उसको अपने कॉलीग्स का सपोर्ट मिलता रहेगा, उसको अपने टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहेगा। एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत हेल्पिंग नेचर के बच्चे होते हैं। और जो मैं एक जज्बे की बात कर रहा हूँ सर, होता यही है कि जैसे अगर मैं किसी भी बच्चे से, अगर अपन थॉट दे एक बार इस बात पे कि आईआईटीएन कौन बनता है। जैसे जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो मेरे साथ मेरे कई दोस्त तैयारी कर रहे थे, और मेरे को लगता था कि हमारी तैयारी बिल्कुल आइडेंटिकल चल रही है। ठीक है, लेकिन वो आईआईटी नहीं जा पाया, मैं चला गया, मतलब मेरा सौभाग्य था, मैं चला गया। ठीक है, तो मैं बैठ के ना एक बात सोचता था कि किस दिन ये तय हुआ था कि मैं जाऊंगा और वो नहीं जाएगा। मतलब कि मेरे को ये बात नहीं पता थी, लेकिन भगवान ने किस दिन ये तय किया, या किस दिन ये डिसाइड हुआ कि मैं जा रहा हूँ और वो नहीं जा रहा है। तो मुझे शायद ये समझ में आया कि ना तो ये रिजल्ट वाले दिन तय हुआ था, ना ये एग्जाम देने वाले दिन तय हुआ था। ये तय उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने ये मन बना लिया था कि मैं आईआईटी में ही जाऊंगा, और जिस दिन वो ये कोशिश कर रहा था कि काश मैं आईआईटी में चला जाऊं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क था। मैंने ये कहा था कि मैं आईआईटी में जाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके मन में ये बात आती थी कि यार काश मैं आईआईटी पहुंच जाऊं तो कितना अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि जब आप ठान लेते हो कि आपको आईआईटी में ही जाना है, और आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते, और आप अपने अंदर एक आईआईटीएन को डेवलप करते हो, मतलब आईआईटीएन एक वे ऑफ लाइफ है जो आपको अपने अंदर बिल्ड करना होगा। जैसे आप अगर बहुत आसानी से हेल्प मांग लेते हो कि यार चल तू ही बता दे, ठीक है, या
आप अपनी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप एक फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, अब आप अपनी कॉपी को खोल के, अपनी कॉपी को जाके ढूंढ के खोल के उस फॉर्मूले को चेक करने की जगह आप गूगल सर्च कर लेते हो, ठीक है। तो शायद ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आप में डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि आप अगर इतना पेन लोगे कि अपने टेबल से उठ के गए, कॉपी को अलमारी में ढूंढ के लाए, खोल के देखा कि ये फॉर्मूला मेरे सर ने लिखवाया था, ठीक है, बजाय इसके आपने गूगल सर्च कर लिया, तो आपने जो एफर्ट मारा होता है ना, ये एफर्ट आपके दिमाग में एक मार्कर क्रिएट करता है, ये एक तरह का पनिशमेंट है जो आप अपने आप को दिया फॉर्मूला भूलने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप पनिशमेंट डिजर्व करते हो तो अपने आपको पनिशमेंट दो, उठो, टेबल पे जाओ, टेबल से उठ के जाओ और लेकर आओ और देखो, आपको वो फॉर्मूला फिर कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपने तुरंत गूगल सर्च कर लिया तो आप दोबारा वो फॉर्मूले भूल जाएंगे। ये बच्चे आप अपने आप ट्राई भी कर सकते हो कि आपने जितने भी फॉर्मूले भूलने के बाद गूगल सर्च करके देख लिए थे रादर देन अपनी कॉपी खोल के, वो फॉर्मूले आपको आज भी याद नहीं होंगे, और आपने जो फॉर्मूले कॉपी खोल के चेक करे होंगे वो आपको उस समय के बाद हमेशा याद हो गए होंगे, आपने एक बार जब कॉपी में देख लिया। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये जो जज्बा है कि भाई मैं अगर अपनी एक्सपेक्टेशन मेरे से पूरी नहीं होंगी तो इसकी सजा मैं अपने आप को दूंगा, मैं इस बात को कंडोन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, मैं इस एटीट्यूड को अगर गिव अप कर दूंगा, ठीक है, तो मैं आईआईटी पहुंच जाऊंगा। तो आईआईटी पहुंचने के लिए सर ये जो एक वे ऑफ लाइफ है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस बैच में हम ये भी सिखाएं कि हेल्प मत लो बस क्योंकि कोई देने को तैयार है, और अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प करने से पीछे मत हटो। तो ये छोटी सी बात अगर बच्चे सीख जाते हैं तो वो इन जनरल किसी भी चैलेंज को ओवरकम करना सीख जाते हैं, नॉट ओनली जेईई एडवांस। मतलब वो फिर एक बाय प्रोडक्ट होता है कि चलो वो तो हो ही जाएगा, मतलब वो बच्चे फिर अपनी लाइफ में काफी आगे तक जाते हैं, उनको चाहे किसी भी तरह का चैलेंज दे दो आप। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, इट्स द वे ऑफ द लाइफ। बहुत अच्छी आपने बात बोली। और मैं सर कल कह भी रहा था, बहुत कुछ बच्चे पूछ रहे थे एक्लवे के बारे में, आजकल चलो बातें अब स्टार्ट हो रही हैं, हमारा बैच लॉन्च हो गया। मैं बच्चों को भी ये कह रहा था कि इट इज अबाउट द माइंडसेट। मतलब जैसे आपने बोला कि किन लोगों के अंदर हो, जैसे मैं इसका सर एक बड़ा अच्छा मेरे पिताजी भी एग्जांपल देते होते हैं कि महाभारत का जब युद्ध था तो अर्जुन और उधर साइड पे दुर्योधन और उसके सारे जब वो कौरव खड़े थे, तो उन दोनों के थॉट प्रोसेस में फर्क क्या था। कौरवों को सबको ये डर था कि यार ये हमारी जमीन ना ले जाए, ये हमें हरा ना दें, ये हमें मार ना दें। तो पता नहीं कितनी अक्षौणी सेनाएं वो इकट्ठी करते थे अपनी, कि उनको डर लगता था कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बचना है, हम षड्यंत्र करेंगे। अर्जुन जो कृष्ण की साइड पे था, उसको कभी ये थॉट आता ही नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, मेरे भाई मर जाएंगे। उसको थॉट आता था बेचारे ये मर जाएंगे, मैं इन्हें क्यों मारूं, ये तो मेरे भाई है। तो विचारों से मतलब आपकी कंपनी कैसी है, आपके विचार वैसे बदल जाते हैं। तो अर्जुन और कभी भी उनको ये थॉट आया ही नहीं कि मैं मर गया तो मेरे घर परिवार का क्या होगा। उनको था बेचारे ये छोटे हैं, ये कहाँ लड़ेंगे मेरे, तो ये मर जाएंगे। तो ये मैं कल एग्जांपल भी दे रहा था बच्चों को कि एकलव्य ये है कि अगर आप इस इकोसिस्टम में आते हो तो दिस गिव्स यू दिस दैट पॉजिटिव एनर्जी, और आपकी वो सारी बातें बिल्कुल इन सिंक आ रही हैं कि बच्चा वो आ जाता है, वो वे ऑफ लाइफ बन जाता है कि अच्छा यार मैं तो लड़ूंगा। सर एक सवाल आपसे, और बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं, ये सर से जरूर इसके ऊपर क्लैरिटी लेना चाहेंगे आपसे कि सर ये कहीं ना कहीं एक सत्य जरूर है कि एक आम बच्चा ना एनआईटी और आईआईटीज की लड़ाई में फंसा रहता है कि मैं एनआईटीज को चूज करूं, टॉप एनआईटीज को भागूं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरा आईआईटी की तरफ जाऊंगा कहीं एनआईटी मेरे हाथ से ना निकल जाए, और आईआईटी भी ना निकला, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बीच में फंस जाऊंगा। तो इस पे सर आप मतलब जो बच्चे इन इस विचारों के अंदर फंसे पड़े हैं कि आईआईटीज के चक्कर में कहीं एनआईटीज भी हाथ से निकल जाए और ये भी ना मैं क्वालिफाई कर पाया, तो इनको सर कैसे अपन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर इस चीज पे? सर मेरे को ऐसा लगता है कि ना जैसे पहली बात मैं नहीं मानता हूँ ऐसे कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो एनआईटी आपको कॉम्प्रोमाइज होता है। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप लार्जर गोल को एम करते हो तो जो उससे छोटा वाला एम होता है आप उसके लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो ही जाते हो, ठीक है। फिर भी ये थॉट हो सकता है कि बच्चे समझ ना पाए, या मतलब कि ये मैं बच्चों की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं वैसे बताता हूँ कि किन बच्चों को क्या एम बना लेना चाहिए अपना, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 11वीं और 12वीं में क्लासेस सारी अटेंड करी हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में करी हैं, नोट्स बनाए हैं अपने, ठीक है, फिर चाहे उन्होंने प्रैक्टिस कम करी हो लेकिन उन्होंने क्लास में अटेंटिव रहे हैं, टीचर की बात सुनी है, ठीक है, ये वाले जो बच्चे हैं इनको आईआईटी की ही तैयारी करनी चाहिए। ओके। मतलब ये जब आईआईटी की तैयारी करेंगे अगर उसमें थोड़ी ऊंच नीच हो गई तब भी ये एनआईटी तो मतलब जेईई मेन के अंदर बहुत बढ़िया परसेंटाइल लेकर आएंगे, ठीक है। जिन्होंने सिंसियर रहे हैं, जो बच्चे पिछले 1.5-2 साल में 11वीं 12वीं में पूरी तरह सिंसियर रहे, कभी एक आध चैप्टर में कभी तबियत खराब थी इसलिए क्लास मिस हो गई, वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर आपने शेड्यूल्ड क्लासेस के 90% क्लासेस को अटेंड करा है, नोट बनाई है, टीचर की बात सुनी है, प्रैक्टिस आपने अगर मिनिमल भी करी है, क्लास के एग्जांपल्स भी अगर रिपीट कर लिए हैं, तो भी आप आईआईटी में जा सकते हो इस समय, और आपको आईआईटी ही एम करना चाहिए।
अब इसकी तुलना में दूसरी तरफ मान लो इससे अगर आपने कुछ भी ज्यादा किया तो आपको आईटी तैयारी करनी चाहिए। इससे कम अगर आपने कुछ भी किया है कि मैं तो 6 महीने तक मैंने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, मैं तो, है ना, मतलब कि उम्र बच्चों की ऐसी होती है कि वो कई कई जगह पे एंगेज हो जाते हैं, काफी अपना लंबा लंबा समय खराब कर देते हैं। कुछ वैसे रहा, या कई बार बच्चों के हाथ में नहीं होता है, कई बार बच्चे मतलब बीमारी हो जाती है, बच्चों को लंबी बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी ऐसा लगता है कि यार चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं। ठीक है, ये बच्चे ये कर सकते हैं कि भाई पहले हम अपना जेई मेन एक बार, मतलब कि अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि भाई आपके जिन टॉपिक्स का आपको एक्सपोजर तक नहीं मिला है, आप ये टारगेट कर सकते हो कि पहले मैं उसका एक्सपोजर ले लूं और उसके बाद फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा। होगा ये कि इस एक्सपोजर को लेने में आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला समय निकल जाएगा, या उसका कुछ हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर लॉजिकली चीज ये बनती है कि फिर हम जो अभी जेई मेन काफी नजदीक आ चुका होगा, तो हमें अपने अटेंशन को जेई मेन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों के साथ ये स्थिति है कि उनका 25%, 30%, 40% सिलेबस देखा हुआ ही नहीं है कभी, या हम क्लास में गए थे, हमने कभी नोट्स ही नहीं बनाए, कभी टीचर की बात ही नहीं सुनी। ठीक है, अगर स्थिति ये है तो फिर आपको पहले जेई मेन को टारगेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मतलब सीधा जेई एडवांस करने से मतलब होगा नहीं, आपका मनोबल टूटने लगेगा, मतलब वो दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप पहले जेई मेन को टारगेट कर लो, और उसके बाद फिर आपको एक बार जब लगता है कि अब चीजें मेरे काबू में है, तब फिर अपन जेई एडवांस की बात कर सकते हैं। जिन्होंने सिंसियरली क्लासेस अटेंड करी है उनको जेई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, उनका अपने आप जेई मेंस बेटर हो जाता है। करेक्ट सर, सर वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर। आई होप इससे बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी तो जरूर मिलेगी कि वो एक इन दोनों का मंझधार के बीच में से वो निकल पाए और एक सही डिसीजन ले पाए। सर एक ना और बहुत सारे बच्चों की जर्नी जो मैंने भी पर्सनली देखी है कि एवरी डे इज नॉट अ सेम डे। मतलब अगर कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी भी कर रहा है, बहुत बढ़िया तैयारी की है उसने, अच्छे से अच्छे बच्चे के भी जो टॉपर्स भी हैं उनके भी लो डेज आते हैं, टफ डेज आते हैं, जब उन्हें लगता है मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, या आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, मैं आज नहीं कर पाया। तो सर उन पे मतलब उन बच्चों को उन दिनों के लिए कोई खास बात आपको लगा कि जो उनको हेल्प करती है उस चीज से बाहर निकलने के लिए? सर इस चीज के लिए ना ये चीज मेरे को मेरे टीचर ने सिखाई थी। ठीक है, तो मैं यही चीज मैं अभी तक भी फॉलो करता रहा हूँ, आप लोगों को भी, मतलब इन बच्चों को भी मैं बताना चाहूंगा। तुम्हें अपने आप से पहले एक सवाल पूछना चाहिए, जैसे तुम जो भी डिसीजन लो कि मैं आईआईटी एडवांस की तैयारी करूंगा, एनआईटी की, अपने आप से सवाल पूछना कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो। मतलब कि अगर तुम कहते हो कि मैं आईआईटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो अपने आप से पूछो क्यों। ठीक है, उस क्यों का जवाब ढूंढ लेना। ठीक है, जवाब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरे केस में जवाब ये था कि अगर मैं आईआईटी में नहीं गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आईआईटी में नहीं गया तो किसी और कॉलेज में अगर मुझे जाना पड़ा तो शायद मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक तभी लोन देते होंगे जब आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, ऑर्डिनरी कॉलेज में शायद लोन नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, उस समय मेरी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी। तो या तो मैं आईआईटी में पढ़ूंगा या मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो कन्विक्शन, मतलब मुझे पता था कि मेरे पास ना कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब मेरे पास ये था कि मुझे आईआईटी जाना ही है, देयर इज सिंपली नो अदर ऑप्शन। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है, मुझे हिम्मत हारने से हमेशा रोक दिया है। मतलब क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं ना, देयर इज नो प्लान बी। ठीक है, इसको सक्सेसफुल बनाना इज द ओनली थिंग दैट आई हैड। तो कभी भी अगर मैं लो फील करता था, डाउन फील करता था, तो मैं यही पूछता था कि अच्छा चल अभी गिव अप कर देते हैं, मतलब गिव अप करना तो बहुत आसान है, चलो कर देते हैं गिव अप। ठीक है, देन व्हाट। ठीक है, तो जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि भाई तू आज गिव अप कर दे, तू कल से एकदम फ्री है, तेरे को पढ़ना ही नहीं है, मतलब तेरे को आजीवन ही नहीं पढ़ना, फिर तो एकदम फ्री है तू। ठीक है, तो वहीं से नहीं, मतलब एकदम सारे सारे नेगेटिव थॉट साइड में, और फिर वही कि नहीं, अपने को करना है, अपने को करना ही है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो मुझे ये थॉट काफी प्रोत्साहित करता था। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि तुम क्यों करना चाहते हो आईआईटी, या तुम जो भी करना चाहते हो, तुमने जो भी अपनी लाइफ में एम बनाया है, उसका फंडामेंटल रीजन क्या है। और कभी भी लो फील करो तो उस रीजन के बारे में सोच लेना। ठीक है, और अगर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं यार हम तो अभी भी गिव अप करने को रेडी हैं, तो शायद वो रीजन इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है, तो ठीक है फिर आप गिव अप कर देना। और अगर इतना स्ट्रांग इनफ होगा तो वो कभी भी आपको गिव अप करने नहीं देगा। वेरी नाइसली सर एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। ये बिल्कुल सर जीवन के वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कई कहते हैं ना, ठोकरें खा के, धक्के खा के फिर आदमी को समझ में आते हैं। और वाकई सर ये वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे बहुत सारे बच्चों को। ठीक है विकास सर, सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब सर एक चीज इसमें ना बहुत बच्चे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी से लेके अगले साल मई तक बीच में हमारे पास लगभग 10 महीने के आसपास का समय है, और इस बार हमने एकलव्य प्रोग्राम के 4 फेजेस रखे हैं। तो थोड़ा सर आप एक बार बताएंगे बच्चों को और कि ये इन फेजेस की क्या क्या फिलॉसफी है, और कैसे कैसे ये गोल पोस्ट धीरे धीरे डिफरेंट फेजेस के अंदर हमारा आगे बढ़ता जाएगा? बिल्कुल सर। सर देखो, अभी जैसे जितने भी 12th ग्रेडर्स हैं उनका तो सिलेबस अभी चल ही रहा होगा।
ठीक है। Right. तो इस समय मैं उनका बहुत ज्यादा टाइम इसीलिए डिमांड नहीं करूंगा। तो मैंने अगस्त और सितंबर एंड तक, ये जो 2 महीने हैं, इनके अंदर डेली रात को 9 बजे 1 घंटे की क्लास रखी है, ठीक है। और इसमें हम ग्रेड 11th के टॉपिक्स को समराइज करेंगे और उन टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम को लेकर आएंगे और प्रॉब्लम को टीचर सॉल्व करेंगे और वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है, ठीक है। तो ये जो फेज है, इसके अंदर रात को क्लास रखने का कारण यही है कि शाम को बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो क्लैशिंग ना हो, ठीक है। और इस पीरियड में हम ना बच्चों को कोई होमवर्क दे रहे हैं, ना उनसे हम कुछ रिवाइज करने को कह रहे हैं। मतलब कि कोई आपको क्लास में ज्वाइन करने से पहले कोई तैयारी नहीं करनी, बाद में कोई तैयारी नहीं करनी, कोई होमवर्क नहीं करना। इस पीरियड में कोई टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी एंगेज्ड है। और जो 1 घंटा मैं बच्चों का डेली ले रहा हूँ, ये भी बच्चे सिंपल ये काम कर सकते हैं कि डिनर करते समय वो अपना लैपटॉप खोल के बैठ गए और सेशन चालू करके बस सुनते जा रहे हैं और डिनर करते जा रहे हैं, ताकि मैं समझता हूं कि इस समय बच्चों के पास टाइम नहीं है और मैं उनका टाइम लेना भी नहीं चाहता। इसलिए सितंबर तक तो ये, सितंबर में जब बच्चों के सिलेबस पूरे होने लगेंगे, तो उसके बाद से हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस फेज में हम बच्चों की नॉलेज को पूरी तरह से कंसोलिडेट करेंगे और सारे वीक एरियाज को एलिमिनेट करेंगे। तो इस पीरियड के अंदर हम बच्चों को एक प्रॉब्लम बैंक देंगे सॉल्व करने के लिए, और डेली का डिसाइडेड होगा कि आज उन्हें क्या सॉल्व करना है, कल सॉल्व क्या करना है, परसों सॉल्व क्या करना है। करस्पॉन्डिंगली डाउट क्लासेस लगी हुई होंगी, बच्चे अपना सॉल्व करेंगे, डाउट क्लासेस अटेंड करेंगे, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवाएंगे। और इस पीरियड में हर संडे टेस्ट होगा। पेपर 1 होगा जेई मेन पैटर्न का और पेपर 2 होगा एडवांस पैटर्न का, ठीक है। तो ये इस पीरियड की कहानी हो गई। जनवरी के अंदर, जनवरी 1 से लेकर जनवरी 25 तक बच्चे डेली जेई मेन का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। और फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स हम जो रैंक एक्सेलरेटर मॉड्यूल होता है एकलव्य का, वो सॉल्व करेंगे और बच्चों की एकलव्य एटीएस जो टेस्ट सीरीज है वो चलेगी। तो इस तरह से चार फेजेस बनाए हुए हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से सर, थैंक यू, आपने पूरा आज ये एक्सप्लेन किया डिफरेंट फेजेस। और जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा एक लेवल प्रोग्राम का, कि इस टाइम पे अगर बच्चा ज्वाइन करता है तो उसका रेगुलर सिलेबस हैम्पर नहीं होगा, और बस उसको वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि वो उस इकोसिस्टम में आना शुरू हो जाएगा कि आईआईटीएन का वो जो रेसिपी होता है, वो रेसिपी क्या है, उस रेसिपी के अंदर वो बनना और पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली क्लास है बच्चों, रात को 9 बजे, और कोई आपका होमवर्क नहीं है। यू जस्ट हैव टू कम एंड सी द डेमोन्स्ट्रेशन गिवन बाय द टीचर्स की जो थॉट डेवलपिंग सवाल है वो कैसे आपके डिलीवर किए जाते हैं, सोचे जाते हैं। तो विकास सर, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे इस चैनल पे हमें बुला के, और बच्चों को भी आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। बच्चों आप भी हमें कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आप और भी आगे कोई फर्दर कोई अगर आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैच, आप हमें जरूर कमेंट्स में डिटेल में बताइएगा। एंड विकास अग्रवाल सर, आपसे एक थोड़ा वादा भी लेना चाहेंगे, आप इसी तरह चैनल पे आगे भी आते रहेंगे, और जब जब हमारे बच्चों को जरूरत पड़ेगी, आप अपना ये मार्गदर्शन और ये जो आईटी की जो रेसिपीज हैं, जिससे लाखों बच्चों का फायदा हर साल होता है, तो आगे भी आप अपना ये आशीर्वाद और जो प्यार है हमारे बच्चों के साथ आप बनाए रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ये तो गोज विदाउट सेइंग सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू विकास सर, थैंक यू बच्चों। और कमेंट्स के अंदर बेटा जरूर बताइए कोई और अगर आपकी खास क्वेरी है, तो वी विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल एंड कीप स्टडीइंग हार्ड। एंड एकलव्य बैच का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा होगा। और ये वाकई बेटा जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं जब आपको ये डिसाइड करना है कि आज पन्ना बदलना है या किताब बदलनी है। तो ये किताब बदलने वाली सिचुएशन है। पन्ना तो बदलता जाएगा, चलता जा रहा है जो चल रहा है, किताब बदलने का समय ये एकलव्य बैच है। तो go and check it out in the description box. Thank you so much. थैंक यू।